सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कथक का ये 5वां सेशन आज का। मैं आदरणीय शमाताई का यहाँ स्वागत करता हूँ, आदरणीय नीलिमाताई और आप सभी सहभागी जो है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कल ताई ने बताया था, शमाताई ने जो बताया था सूरदास जी के बारे में, सूरदास हो, कबीर हो, मीराबाई हो, ऐसे कई सारे संत हमारे इस महान भूमि में पैदा हुए कि जिनकी रचनाओं पर जो आधारित, अगर हम एक जिसको हम एक फ्रेम कह सकेंगे, उनके सभी रचनाओं को लेकर के अगर कुछ ऐसा हम कथक की रचना करते हैं और उसके माध्यम से उन्होंने जो विचार इस भारतीय समाज को देने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, और वास्तव में संतों ने हमें दीक्षा जो दी थी कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मानवता की ये धरोहर जो हमारे संतों ने समझाने की कोशिश की थी, और संगीत इसका सबसे बड़ा माध्यम है। और शमाताई के हर रोज के वक्तव्य से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारी दीदी है, जैसे ईश्वरी पवार जी है, आर्या दीदी है, और भी कुछ कई सारे नाम कि जो बहुत ही अच्छे नोट्स हर रोज लिख करके शेयर करते हैं। मैं लास्ट डे जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से, तो मैं वो हमारे ग्रुप में भी शेयर करूंगा, मगर मैं बाकी सबसे भी नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ, कृपया जरूर लिखिए, ताकि ये नोट जो है वो हमारा होमवर्क समझ के नहीं, बल्कि हमें कुछ अपने दिमाग में रखना है और दिल में उतारना है, इसके लिए ये प्रयास करें। मैं आदरणीय शमाताई से विनती करता हूँ, कृपया आज के अपने सेशन की शुरुआत करें। अनम्यूट कीजिए ताई, अनम्यूट कीजिए। सॉरी जी, सॉरी। मैं कह रही हूँ कि कौन कौन अच्छा लिख रहा है मुझे नाम बताए और हाथ ऊपर कर दे तो मैं देख सकूं। कई सारे नाम है, मगर उसमें जैसे मैंने कहा कि ईश्वरी पवार जी है, आर्या दीदी है। कौन सी है ईश्वरी? आर्या दीदी यहाँ है, ईश्वरी पवार जी कहीं दिखाई। ईश्वरी आर्या, अपने हाथ ऊपर करो। ओके। और बाकी भी कई सारे लोग हैं जो डेली नोट्स भेजते हैं, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। मैं सबका नाम यहाँ ये नहीं किया हूँ, बट डेली नोट्स जरूर लिख के भेजते हैं। रुद्राणी भी शायद रोज लिखती है। यस जी जी। और कई सारे लोग, मैंने जैसे कहा मैं कल सबके नाम शेयर करता हूँ, कल सभी का नाम जो है हम यहाँ करेंगे। जी जी जी, मैं भी पढ़ूंगी और देखूंगी कि कितना किसी ने ध्यान दिया मेरे। बहुत सुंदर लिखा है, कुछ लोगों ने बहुत ही सुंदर लिखा है, मैं वो जरूर शेयर करता हूँ। वाह वाह वाह। तो आई एम ऑनर्ड कि आप लोग इतना अच्छा सुन के मेरा काम, मेरे विचार लिख रहे। थैंक यू। मैं कल की बात आगे बढ़ाती हूँ। कल हम लोगों ने वो रिकॉर्डेड म्यूजिक की बात शुरू की थी, और उस पर थोड़ी बात हुई थी, थोड़ी बात करूँगी कि रिकॉर्डेड म्यूजिक आज की तारीख में सबको उसका अभी आदत हो गई है, और वो अपनी ज़रूरत भी हो गई है। ऐसे नहीं कि कोई पहले ज़माने में हम लोग बड़ा रिलक्टेंट रहते थे, और नहीं रिकॉर्डेड पे हम नहीं करते, थोड़ा मतलब रिकॉर्डेड मतलब ऐसे थोड़ा लुकिंग डाउन अपॉन, रिकॉर्डेड नहीं, हम लाइव पे करते हैं ऐसे। मगर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की आदत होती है। मगर मैं आदत की तो एक बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल कारण है जो मुझे लगता है आप सबको मालूम है कि रिहर्सल्स मिलना मुश्किल होता है। पहले ज़माने में हम लोग, मुझे याद है कि रोहिणी जी के यहाँ एक नृत्य गोपाल करके, आप बैले कहिए या उनको वे नृत्यात्मिका कहती थी, वे कहिए, वो उसके रिहर्सल्स करीब करीब 15-20 दिन लगातार होते थे जब तैयार होता था, जब हम लोग को डांस मालूम था। उसके बाद करीब करीब 15-20 दिन रिहर्सल्स म्यूजिशियनों के साथ चलते थे, और अप्पा जलगांवकर जी जैसे म्यूजिशियंस भी मौजूद रहते थे, और काफ़ी लंबी रिहर्सल हो सकती थी, क्योंकि हर एक को उस ज़माने में थोड़ा टाइम ज़्यादा था, हर एक के पास टाइम था, हर एक के पास स्वस्थता थी। अभी सब लोग भाग रहे हैं,
सब दिन में सुबह से उठ के सुबह से लेकर शाम तक हर कोई भाग रहा है। तो इतना आप लोगों को मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है 4-4 म्यूजिशियन भी इकट्ठा होना और एक रिहर्सल सबके साथ कर पाना। तो फिर इसके लिए मतलब एक तो प्रैक्टिकल बात हुई कि म्यूजिशियन मिलते नहीं, मगर कलाकार को जरूरी भी है कि कम से कम एक रिहर्सल मिले। अभी एक हम लोग 15 रिहर्सल्स करते थे, वो इंसान मैं अभी एक पे आ गई हूँ, मगर वो भी कभी कभी मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी एक फिर डांसर को अगर रिकॉर्डेड ट्रैक है तो अपनी सहूलियत से 15 बार भी रिहर्सल कर सकता है। तो ये एक उसमें डांसर के सहूलियत के हिसाब से अच्छी बात हो गई है। और दूसरा जो सबको मालूम है, एक फंडिंग, कि हर बार म्यूजिशियनों को उतने रिहर्सल के लिए पैसे देना और प्रोग्राम के लिए पैसे देना करीब करीब, क्योंकि करीब करीब ना के बराबर हुआ है। तो इस वजह से भी लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डेड म्यूजिक करो। अभी मेरा जो अभी बात करने का इरादा है कि रिकॉर्डेड म्यूजिक कैसे, उसकी वैल्यू कैसे अच्छी हो, उसको कैसे हम बहुत लाइव के पास में लेके आए, उसका रिकॉर्डिंग का जो फायदा हमें मिलता है वो कैसे उठाए। ये फायदे जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि रिहर्सल्स करना आसान होता है वगैरह, मैं उसकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं आर्टिस्टिक वैल्यू की बात कर रही हूँ कि आर्टिस्टिकली उसको कैसे। तो एक चीज़ मैं ये भी मानती हूँ कि रिकॉर्डेड ट्रैक करना काफ़ी, वो भी कोई सस्ती काम नहीं है, सस्ता नहीं है, काफ़ी उसमें खर्चा आता है। मगर उसके अगर आप 10 बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर उसको मुझे लगता है कि खर्चा करना चाहिए। तो अभी पैसे की बात छोड़ के आर्टिस्टिक बात करती हूँ कि क्या रिकॉर्डिंग से क्या उपलब्धि एक इंसान को मिल सकती है। तो एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ इतने सालों में कि अच्छे गाने वाले आपको मिल सकते हैं अगर आपको मन हो कि अच्छा गाने वाला मुझे चाहिए। मतलब मैं जब नाचती थी तब मुझे याद नहीं कि फर्स्ट रैंकिंग गाने वाले जो वोकलिस्ट होते थे वो कभी भी डांसरों के साथ गाने के लिए तैयार होते थे, आज भी नहीं होते हैं। उनको लगता है कि डांस में सेकेंडरी रोल होता है, तो उनको सेकेंडरी रोल में गाना अच्छा नहीं लगता। मगर नाच की बात ऐसे होती है कि, और सेकेंडरी रोल तो है ही उनके लिए, क्योंकि आप पहले ताल नाचोगे फिर भाव की बात आएगी तभी, तो गाने वाले का रोल वैसे कम होता है। मगर ये बात मैं मान भी लूँ तो भी नृत्य के लिए जो आर्टिस्टिक उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा वैल्यूएबल होता है। उसके लिए ऐसे चाहिए कि उसको राग की भी समझ होनी चाहिए, उसको क्यूज भी पकड़ने आना चाहिए, उसके आवाज़ के अच्छी रेंज भी होनी चाहिए कि अच्छा चलने वाला गला चाहिए, रूदारी सेंसिटिविटी भी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि सारे ही गुण इकट्ठा चाहिए और उनकी तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, पिकअप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिहर्सल तो एक ही करेंगे, 2 ही करेंगे, तो कैसे चाहिए। इतना सब गुण भी है और फिर डांस के लिए गाने के लिए तैयार भी है और फिर थोड़ा मतलब पैसे के लिए भी कम ही में आ जाए, ऐसे इंसान मिलना करीब करीब ना के बराबर है। तो फिर रिकॉर्डिंग में अच्छे म्यूजिशियंस, मतलब मैं समझती हूँ कि रघुनंदन जी है या शौनक जी है, इन लोग भी मैंने देखा है कि रिकॉर्डिंग के साथ गाते हैं। अभी अगर वो रिकॉर्डिंग में गा रहे हैं तो म्यूजिक की क्वालिटी कितनी सुंदर होगी आप समझ सकते हैं। तो मैं इस बात को सबसे इम्पोर्टेंस अभी दे रही हूँ कि मुझे शायद ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
मगर आसानी से समझ में आ जाए करके कि थोड़ा थोड़ा जिनको भी सोलो के तक उनकी तालीम या उनका क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर डांस के लिए गा रहे हैं तो वो क्वालिटी और जो जाने माने गायक है, जो एस्टेब्लिश्ड है, उनकी क्वालिटी, उनकी तालीम, उनकी समझ उस गाने के लिए, ये सब मिलके वो गाना बहुत, उसका दर्जा वो संगीत का बहुत ही उच्च हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो एक जो मैं कल से बात कर रही हूँ वैल्यू एडिशन की, तो ये एक जो बात मैं गाने वाले की कर रही हूँ वही सितार या फ्लूट प्लेयर की है। वो भी मुश्किल से ही डांस के लिए, बजाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको भी सोलो बजाना है, सोलो करके अपने आप को अगर एस्टेब्लिश करना है तो नृत्य के लिए सबऑर्डिनेट रोल करना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वो थोड़ा सा सबऑर्डिनेट लगता है और क्या। तो इसलिए वो, मगर अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें बुला रहे हो तो वो आने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब के सब सोच के मैं रिकॉर्डेड ट्रैक की म्यूजिकल क्वालिटी जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि क्वालिटेटिवली म्यूजिक बहुत अच्छा बज रहा है। जहाँ रिकॉर्डेड म्यूजिक मैं सुनती हूँ वहाँ बहुत अच्छा बज रहा है। एक तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है तो वॉल्यूम सबका जिसको बोलते हैं लेवल्स अच्छे रखना, अच्छा मिक्सिंग करना। जहाँ तबला अच्छा बढ़ाना है वहाँ तबला ही ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ म्यूजिक सुनना है वहाँ म्यूजिक ही, वोकल ही ज़्यादा सुनाई देगा। जहाँ बांसुरी का पीस आ गया आपको बांसुरी का पीस सुनने मिल रहा है। तो ये परफॉर्मिंग स्टेज पे करना इम्पॉसिबल है। ये सब जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ लाइव वाइब्रेशंस है। ये मैं मानते हुए ये बात कर रही हूँ। मैं ये सब लाइव वाइब्रेशंस को मत सोचिए, ये कतई नहीं कह रही हूँ। मगर अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो उसके फायदे क्या है, ऐसे समझ के कि भाई नहीं दूसरा कुछ नहीं है तो कर रहे हैं, ऐसे मत सोचिए। ये सोचिए कि इसके फायदे क्या है और उसके तमाम फायदे आप उठाइए और आपका रिकॉर्डेड ट्रैक जो है वो बहुत सुंदर दर्जे का आप बना सकते हो। इसके लिए मैं इतनी लंबी बात रिकॉर्डेड ट्रैक के लिए कर रही हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, ये आपका ध्यान गया होगा कि तबला बीच में बेसुरा हो जाता है तो रुकना पड़ता है डांसर को। तबला, ये तबला प्लेयर के हाथ में नहीं है, वो हो जाता है तबला का, क्योंकि अपने वाद्य अकॉस्टिक वाद्य है। कभी गले में गाने वाला का सुर यहाँ वहाँ हो गया, फिर लाइव में वो रुक नहीं सकते, रिकॉर्डिंग में रुक सकते हैं। रिकॉर्डेड ट्रैक में कभी भी आपको कणसुर नहीं सुनाई देगा। तो ये जो बातें हैं कि जिसको कहते हैं टेक्निकली उत्तम, टेक्निकली बढ़िया क्वालिटी आपको रिकॉर्डेड ट्रैक में मिल सकती है अगर आप चाहो। ये तो है, अगर आप उसमें भी कहेंगे कि नहीं भाई इतने ही पैसे में मैं करवा लेती हूँ तो फिर से एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो है। मगर रिकॉर्डेड ट्रैक में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना शायद संभव है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे गाने वाले मिल जाएंगे, बहुत अच्छे बजाने वाले मिल जाएंगे। तबला प्लेयर्स के लिए तो डांसर्स हमेशा ही फॉर्चुनेट रहे, क्योंकि तबला प्लेयर का अहम रोल होता है, इसलिए बड़े बड़े तबला प्लेयर हमेशा ही नृत्य के साथ बजाते आए हैं। आप शांता प्रसाद जी की बात कीजिए, किशन महाराज जी के, अलारा खाका साहब के, जाकिर भाई के, सब बड़े लोग डांस के साथ आप देखते हो परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए मैंने तबला प्लेयरों की बात नहीं की, वो तो बजाते हैं। मगर डांस के लिए अच्छे गाने वाले अभी, क्योंकि
रिकॉर्डिंग की एक सुविधा उपलब्ध हो गई। अच्छा, तो इसके लिए मैंने कल शायद एक छोटी बाकी छवि आपको सुनाई थी, रघुनंदन जी गाए थे। अभी मैं और एक बात आपको, कौन सा पहले सुना रहे, चतुर्मुखी चौपाई, नहीं मैंने सॉरी, देश चक्र। तो रघुनंदन जी की आवाज में एक कॉम्पोजिशन जो देश देश चतुरंग है, जो मैंने कल बात की थी, मोहन राव जी की चतुरंग उन्होंने बनाया था, उसकी छोटी सी एक झलक की सुंदर। और फिर म्यूजिक कंपोजर की बात बाद में करूंगी जब इतना हो जाएगा। कोरियोग्राफी की बात होगी तब म्यूजिक कंपोजर की बात अलग लेवल पे करूंगी। मगर जब रिकॉर्डेड ट्रैक बनाते हैं तो म्यूजिक कंपोजर का क्या योगदान होता है, उसकी बात मैं थोड़ी आज पहले करना चाह रही हूँ। यहाँ का साउंड बढ़ाइए, साउंड साउंड बढ़ाना है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं थी क्या? साउंड नहीं बहुत कम सुनाई आई। दिया? साउंड नहीं आ हाँ, एक बार अगर फिर से। रहा। चलो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्योंकि हम लोग को तो अच्छे से सुनाई दे रही थी इसलिए हमें समझ में नहीं आया। शिवानी, सुनाई दिया क्या आवाज? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। एक बार और ट्राई कर लेते। जी ताई।
जो बोला होता है। इथे पण ऑन करायचं का मी? ऐकू येतंय? तो एक तो मैंने वो जो कहा कि रघुनंदन जी गा रहे, दूसरा मैंने आपको वो मैंने एक लाइन और बढ़ाई क्योंकि वहाँ कोरस भरा था, तो वो जो फील कि सब लोग वो कह रहे कि वो पकवाल आनंद भरे, तो सब लोग आनंद में, इसलिए वो कोरस भरा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अगर रिकॉर्डेड ट्रैक हो तो आप सोच सकते हो और कर सकते हो। ये जो अभी जो आप रिकॉर्डेड ट्रैक सुन रहे थे उसकी बंदिश, जैसे मैंने कहा, पंडित मोहनराव जी कल्याणपुर करके है, तो ये बंदिश तो मेरे पास थी, उसका डांस स्ट्रक्चर भी बन गया था। और फिर जब मैं नरेंद्र जी के पास गई, नरेंद्र भिड़े जी के पास, तो उन्होंने इसमें क्या किया, तो जो सितार के पीसेस हैं, जो कोरस कैसे होना चाहिए, कोरस के पहले कैसे बांसुरी का स्वर कहाँ छूटना चाहिए, सितार का कौन सा पीस कहाँ बजना चाहिए, ये मैंने तय किया था। मुझे एक आवर्तन की चाहिए, मगर कौन सा पीस अच्छा लगेगा, सितार का ये है तो बांसुरी का कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज जिसको अरेंजमेंट बोला जाता है, वो म्यूजिक कंपोजर जो मेरे पास बंदिश है पूरी तरह से बंधी पूरी बंदिश है, उसको वो कैसे रिकॉर्डेड ट्रैक में खोल रहे, सजा रहे, और उसको कैसे और जिसको फुलर कहते हैं उसको बना रहे, वो दिखाने के लिए मैं ये, तो ये भी एक फायदा है। मैं जब सोचती हूँ कि आजकल के नए लोगों को पूरे दुनिया के साथ compete करना है, बॉलीवुड वालों के साथ compete करना है, तो उनका म्यूजिक और अपना म्यूजिक फिर उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं हो सकती, मगर अपने हिसाब से अच्छा रिकॉर्डेड ट्रैक बन सकता है। वो कहीं भी आप सुनाइए तो लोगों को लगेगा कि बहुत म्यूजिकली बहुत सुंदर ट्रैक है। तो ये वैल्यू एडिशन के लिए भी रिकॉर्डेड ट्रैक की उपलब्धि आज है और उसका फायदा भी है। कभी कभी नृत्य करने वाले को मैं देखती हूँ तो वो बड़ा अपोलोजेटिक होते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या करें, अभी पैसा नहीं है तो रिकॉर्डेड ट्रैक पे काम चलाना पड़ता है। तो एक साइड मैं समझती हूँ, मगर दूसरी साइड में ज़रूर इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि उसमें म्यूजिक की क्वालिटी बढ़ रही है, टेक्निकल एरर्स निकल गए, आपकी जो अच्छे म्यूजिशियन आपके संच में आ सकते हैं, और तीसरी म्यूजिक कंपोजर उसको एक और डायमेंशन दे सकते हैं अगर आप चाहते हो, और फिर आपके पास वो है तो वो का हमेशा के लिए आर्काइवल उसका इम्पोर्टेंस भी तो है। तो ये रिकॉर्डेड ट्रैक की एक बात मैं करना चाह रही थी। और कुछ दिखाओ कि आगे रिकॉर्डेड ट्रैक का कौन सा दिखा रहे हो? चतुरंगी चौपाल। हाँ दिखाओ। कल मैंने चतुरंगी चौपाल का एक पीस दिखाया था, आज मैं उसका एक और पीस दिखा रही हूँ। उसके कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन की बात कल करूँगी, मगर आज मैं म्यूजिक के लिए दिखा रही हूँ कि क्योंकि वो चतुरंग था और 4 राग की चौपाल मतलब 4 राग थे, तो हमने सोचा कि इंट्रोडक्शन में ही चारों रागों को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसका म्यूजिक कैसे बांधा वो दिखाने के लिए बस एक छोटा सा पीस, हालांकि वो चतुरंग नहीं है
वो चतुरंग की चौपाल कॉम्पोजिशन की इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन कैसे कलरफुल इंटरेस्टिंग हो सकती है, वो रिकॉर्डेड पीस सुना रही हूँ। देखिए अभी देखिए अभी, मगर मैं ये म्यूजिक के लिए अंडरलाइन करके तो सुनिए सुनिए बार बार कह रही हूँ। साउंड नहीं आ रहा है। चतुरंग की चौपाल।
म्यूजिक कैसे भर के आया आपने सुना। तो ये अगर आपको कुछ ग्रैंड स्केल पे करना है, शो जिसको आजकल शो बोलते हैं, कि पहले हम लोग बोलते थे प्रोग्राम करने जा रहे हैं या कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं या मेरा कार्यक्रम है, अभी लोग बोलते हैं शो। तो उसको वो जो स्पेक्टेकल का एक एलिमेंट उसमें आ गया, तो उसके साथ म्यूजिक का ग्रैंडर भी आपको भरना है। तो उस वजह उसके लिए रिकॉर्डेड म्यूजिक की आपको बहुत ही मदद होगी। तो ये फिर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि अपना जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसके साथ और कौन से म्यूजिक कथक में आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कौन से आ सकते हैं, और नहीं आ सकते तो कौन से नहीं आ सकते, और अगर लेना चाहो तो क्या क्या आपको सोचना पड़ेगा। तो इसकी पहली बात तो ये मैं खुद को पूछती हूँ कि ट्रेडिशनल म्यूजिक मतलब कौन सा, जो कथक में हम लोगों ने अपने गुरु लोगों से सुना वो एक तो है ही, वो तो सबको मालूम है। मगर दूसरा मैंने जैसे कल कहा था कि जो कथक में प्रचलित नहीं था मगर म्यूजिक फील्ड में प्रचलित था, ऐसी ठुमरी लेना, ये एक दूसरी बात हो गई। तो ये एक कथक की एक अगर वो सर्कल माने तो उसका आउटर सर्कल है कि परंपरा में तो है मगर कथक में उतना प्रचलित नहीं है। वैसे कोई जो मैंने कल आपको कहा कि प्रतियोगिता करके बनाया, तो ध्रुपद धमार और निरूपक का एक संगम किया और उसका म्यूजिक बना के, तो ये है तो अपने जगह पारंपरिक म्यूजिक ही है। तो पारंपरिक म्यूजिक की जो दायरा है वो बढ़ाना, ये एक चीज होती है कि अलग बंदिश है बाहर की जो कथक में प्रचलित नहीं है उनको नृत्य में ढालना, ये एक। दूसरा जैसे मैंने पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है ना दिखाने के, सितार ओके, एक सितार या बांसुरी, ये जो वाद्य है वो कथक में हमेशा ही बजते हैं मगर वो अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बजते हैं। अगर सितार का ही म्यूजिक डांस में करना है, सितार को ही मद्देनजर रखते हुए या सितार को ही अहमियत देते हुए, फिर सितार को अहमियत मतलब सितार प्लेयर सोलो में जैसे सितार बजाएंगे उस हिसाब से अगर कथक को प्रदर्शित करना है, उस हिसाब से कथक को ढालना है, तो क्या होगा ये सोच के एक बनाया था। और उस्ताद शाहिद परवेज इसमें उनका ट्रैक इस्तेमाल किया था। तो उसमें फिर ठाठ आमद इसकी एक अपनी वस्तुक्रम या सिलसिला बना था, और उनके आलाप, फिर जोड़ झाला, फिर मस्जिद खानीगत, ऐसे उनकी जैसे महफिल होती है वैसे ही वो बजाए ट्रैक, और उसको पैरेलल डांस का प्रोग्राम पूरी तरह से एक, जब धुन सितार में बजती है और डांस में ठुमरी आती है, तब अजय पंडित अजय पोहनकर जी गाए थे और अजय जी और शाहिद जी दोनों मिलके मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी का ट्रैक बनाया था। तो ऐसे समृद्धि अदरवाइज कहाँ डांसर के नसीब में है, ये भी तो एक बात है। तो वो रिकॉर्डेड ट्रैक की बात कर रही हूँ। दूसरी एक बात ये करना चाह रही हूँ कि एक वो होता है कि आप कहीं से जो शेल्फ म्यूजिक बोलते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड है, कल भी किसी ने पूछा था, और उसको आप नाचना चाह रहे हैं, तो उसमें ये तो गाया हुआ है 2 बार 4 बार 5 बार और उसी पे, तो वो मैं समझती हूँ वो रिकॉर्ड डांस के जैसे हो गया। मगर उसको आप चूज करके अपने से गवाना चाहे, उसके बढ़त करना चाहे, तो ये म्यूजिक कंपोजर्स जो है और आपके पास जो अच्छे म्यूजिशियन हैं वो नृत्य के हिसाब से उस कंपोजिशन को बढ़ा सकते हैं। और ये तो आपने ये कि ऐसे कुछ है क्या इसकी जो
बाहर से लिया था और हम लोगों ने उस पर काम किया। बाजे मुरलिया दिखाएंगे, है क्या? बाजे मुरलिया दिखाएंगे, मगर इसमें जो मैं कह रही हूँ वैसे नहीं किया है। इसमें पंडित जी की आवाज ओरिजिनल है और उसके साथ डांस को पिरोया गया है। तो ये एक अलग किस्म का प्रयोग था जिसमें पंडित जी की आवाज, ये भी है डांसर के कहा नसीब कि पंडित भीमसेन जी की आवाज पे गाए, अनलेस ऑफ कोर्स यू चूज अ रिकॉर्ड डांस। तो रिकॉर्ड डांस जो है वो अलग बात है, वो डांस के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ डांस अपने आप में खुलकर आ रहा है और पंडित जी की आवाज, तो वो एक छोटा सा है बाजे मुरलिया बाजे, जो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। बहुत पंडित जी का बहुत लोकप्रिय भजन है। शिखर से हरि समुख बांसुरिया हरि सांवरिया छोटा छोटा दिखा रही हूँ, छोटा छोटा। तो ये इसमें आपने देखा होगा कि पंडित जी की आवाज की जो, तो वो इसमें एक टेक्निकली मुश्किलात आती है जो हमने बाद में, मैं कल बात करूंगी या बाद में करूंगी, कि वो जो आज की टेक्नोलॉजी और उस वक्त की टेक्नोलॉजी उनको भी जोड़ना पड़ता है। और ये नरेंद्र जी ने बहुत सुंदर किया था। आपने अगर ये पहले ओरिजिनल ट्रैक सुनी ही होगी, सबको ये गाना मालूम है, तो इसमें ठेका वगैरह सब हमने अपना इंट्रोड्यूस किया है कि डांस के लिए क्या चाहिए। तो वो जो चीज़ जो ओरिजिनल थी और ये उसका एक मिलाप करना, और वो टेक्निकली पैच न लगे, इतना कॉन्ग्रुएंट जिसको बोलते हैं, एक रूप बनाना उसको, ये बड़ी मुश्किल भी बात है और टेक्निकली बड़ी ट्रिकी जिसको बोलते हैं वो भी बात है। तो ये एक रिकॉर्डेड ट्रैक के लिए मैं ये और एक एग्जाम्पल देना चाहती थी। और अभी मैं अलग जॉनर्स के म्यूजिक की जो शुरू की थी बात, वो करूँगी कि कथक के लिए अगर, तो मैं बहुत काम मैंने कॉन्टेम्प्ररी म्यूजिक के साथ किया ओवर द इयर्स। शुरू तो काफ़ी पहले किया था, 1998 से किया था। तो उसका
जब मैं वो काम कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या, जो मैंने कल भी आपसे बात की थी कि रोहिणी जी हमेशा कहती थी कि सिर्फ लय के स्ट्रक्चर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, स्वरों के साथ भी जोड़ना चाहिए। तो अगर मैं कॉन्टेम्प्ररी म्यूजिक की बात करती हूँ तो क्या उस म्यूजिक के साथ मुझे अपने डांस को जोड़ना चाहिए, ये उसमें एक सोच हमेशा मेरे मन पे रही। क्योंकि पहले जब मैंने शुरू किया तो मुझे बाकी वाद्य इतना ओवरवेलमिंग हो जाते थे कि मेरे कान ही बंद हो जाते थे, बस मुझे रिदम स्ट्रक्चर सुन के मैं शुरू हो जाती थी, क्योंकि प्रोग्राम तो करना है। मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसको मैं क्या हमेशा बोलती हूँ कि मेरी दोस्ती हो गई, मुझे गिटार के साउंड्स भी अच्छे लगने लगे, फिर दोस्ती हो गई, फिर म्यूजिक की उनकी स्वरावली समझ में आने लगी, फिर मेरा हस्तक उस पर कैसे जाना चाहिए ये असल में समझ में आने लगा। नहीं तो मैं रिदम का स्ट्रक्चर सुन के, क्योंकि ड्रम्स के साथ तो मेरा तुरंत नाता जुड़ गया था, मैं सुरेश जी की शागिर्द, तबले पे इतना साथ काम किया हुआ, तो वो मुझे तुरंत आ गया। मगर गिटार की या बेस गिटार पे जो ग्रूव बजती है उससे मेरा नाता कैसे होगा, इसके ऊपर मैंने सोचना शुरू किया। तो मैंने जैसे कल कहा कि मुझे कथक की भी अनगिनत संभावनाएं समझ में आने लगी कि अपने ही ट्रेडिशन को मैं और नए नए सलीके से देखना मैंने शुरू किया। जो एक बंद हो जाता है दिमाग कि हम तावत होंगा कर रहे, तो ट्रेडिशन ने कहा है तावत होंगा तावत होंगा तावत होंगा, और करने में डर लगता है कि ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिशन ने नहीं बताया। मगर मैं अलग म्यूजिक लेती हूँ तो मुझे ये थोड़ी फ्रीडम होती है कि मैं क्या करके देखती हूँ, क्या करके देख सकूं, और मैं फिर म्यूजिक और मेरा डांस उनको इकट्ठा जोड़ने का, जो जितना एक रूप हो जाए इसकी कोशिश में लग गई। तो इसका एक एग्जाम्पल, रिदम कोलाज, उसको हमने नाम दिया था रिदम कोलाज। कोलाज मतलब छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होते हैं, ये विजुअल एक्सप्रेशन है। मगर मैंने कहा था रिदम कोलाज। मैं फ्यूजन कहना कभी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूजन में तीसरा एक कुछ एलिमेंट बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैं बता रही हूँ कि पानी में मतलब H2O, तो हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन दोनों का मिलाप करके पानी बनेगा H2O। तो वैसे नहीं होता है वो, जो म्यूजिक अपने जगह है उसमें कोई चेंज नहीं है, नृत्य कथक अपनी जगह है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, मगर असर उसका अलग आता है इकट्ठा बना के। इसलिए मैं उसको कोलाज मानना ज़्यादा पसंद करती थी। और मैंने एक रिदम कोलाज करके कॉम्पोजिशन की थी, उसमें वो मेरे दोस्त उन्होंने ऐसे बनाया था उसको, उनका नाम कुछ अलग था शायद, मुझे याद नहीं, मगर उसमें उन्होंने 3 ही वाद्य इस्तेमाल किए थे। एक तो बेस गिटार, वो जो खुद बजाए थे, और गिटार और ड्रम्स, और मैंने वही बताया ना, गिटार नहीं, बेस गिटार और ड्रम्स और कीबोर्ड्स। तो मैंने 3 ग्रुप्स बनाए, और जो ड्रम्स का काम कर रहे थे उनको मैंने कभी भी दूसरा काम करने के लिए नहीं दिया, बस वो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे, ये इनको ऐसे 3 अलग अलग जैसे कंपार्टमेंट्स बना दिए, और देखने वालों के लिए कैसे उसका इकट्ठा, असल में कोलाज कि एक चीज है वो कपड़ा लगा दिया है, एक चीज है उस पर टाँक बोलते हैं मराठी में, वो जो भगवान नहीं होते आजकल आप लोग यहाँ भी पहनते हो गले में, वो वैसे कुछ, और एक है वो पेंट है। तो तीनों मिलके बना जैसे कोलाज बनता है,
वैसे बेस गिटार डांस में, उसके साथ एक डांस का ग्रुप, जो कीबोर्ड्स बजा रहे उनके साथ एक ग्रुप, और जो ड्रम्स कर रहे वो सिर्फ पैर लगा रहे फुटवर्क, ऐसे करके, मगर देखने वाले को वो सब इकट्ठा दिख रहा है। ऐसे एक रिदम कोलाज करके एक कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका एक छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ। आज डेमो ज़्यादा होंगे क्योंकि मैं म्यूजिक सुनाना चाह रही हूँ और उसके साथ डांस दिखाना चाह रही हूँ। आपको कोलाज लगा? कोलाज लगा? तो दूसरा और एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल काम दिखा रही हूँ कि जिसमें एनकाउंटर कहा था। अगेन फ्यूजन ये वर्ड मैं अवॉइड कर रही हूँ। एनकाउंटर मतलब वो पुलिस वाला नहीं, इकट्ठा प्रथम भेद, इकट्ठा मिलना। तो वो म्यूजिक और डांस का इकट्ठा मिलना, इकट्ठा थोड़ी देर एक के दूसरे साथ रहना और निकल जाना। तो इसको ये जॉन मैक्लाफ्लिन बहुत बड़े गिटार प्लेयर है, उनकी कॉम्पोजिशन थी और उन्होंने इसमें कौन सा कीबोर्ड्स सारे पियानो का इस्तेमाल किया था। तो पियानो और उनकी गिटार इतना ही उसमें बच रहा है। तो ये दोनों भी साउंड्स मुझे लगे कि घुंघरू की साउंड को क्लैश होगा, इसलिए मैंने इसमें घुंघरू हटा दिए थे और सिर्फ पैर के आवाज से, और पैर की आवाज भी मिनिमल हस्तक से। वो जो पियानो में तो लय मिलती है, तो वो जो हस्तक से और मिनिमम आघात या जरबे लगा के इसको सोचा था। और क्योंकि ये जो भेंट है ये अलग कहीं से आए हैं और ये अलग कहीं से आए, तो ए सिमिलर है, दोनों में अभी सिमिलैरिटी बनी नहीं है, इसलिए जो स्टेज भी बड़ा ए सिमिलर बनाया था और हर एक का मुंह भी अलग करके ए सिमिलर बनाने की कोशिश थी। हर लड़के अलग मूवमेंट करने की एक कोशिश है। अभी मुझे मालूम नहीं कि वीडियो कौन सा लिया है, मैं इतना वर्णन कर रही हूँ।
क्योंकि वीडियो लेने वाले का भी अपनी मर्जी होती है, मुझे चाहिए वो वीडियो करेंगे, ऐसे नहीं होता है। उसमें जो वो स्विंग और जो वो एक ये मिलते हैं, वो हस्तक में और अंग में बनाने की उसके साथ ये एक कोशिश थी। अभी कौन सा दिखा? चलो भाई इसका यही रखो, सिम्फनी वाला सैमसंग बनाया। एक सिम्फनी के साथ हम लोग इजराइल चले गए थे और वहाँ बड़ा ही अबाउट 60 म्यूजिशियंस के साथ एक काम किया था। उनका सिम्फनी म्यूजिक था, उसके लिए उनके सिम्फनी म्यूजिक के साथ हमेशा एक स्टोरी होती है, तो सैमसन और दलाइला की स्टोरी थी और उसके साथ कथक कैसे तो वो म्यूजिक के साथ अपनी सेंसिटिविटी जोड़ना, ये एक उसमें है। नहीं तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये एक इधर जा रहे हैं और एक उधर जा रहे हैं, तो दोनों को इकट्ठा करना ये इसमें सबसे ट्रिकी जिसको पे कहते हैं, बड़ी
पेचीदा बात होगी। अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रही हूँ कि किसके साथ। अभी मुझे कोई ये पूछेगा कि कैसे जोड़ना चाहिए, तो उसके लिए मैं ऐसे कुछ ABCD नहीं बता सकती हूँ। मैं यही कहूँगी कि आप एक तो अपनी कथक शैली का अच्छा अभ्यास करो। जितनी भी वोकैबुलरी है वो आपको मालूम हो जाए। आपकी वोकैबुलरी जितनी बढ़ेगी उतना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस म्यूजिक के लिए कौन सा सूटेबल है। कौन से 10 चीज़ें आपके पास है तो मुश्किल है, अगर हजारों चीज़ें हैं तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि इस म्यूजिक के लिए कौन सी मेरे पास चीज़ है वो सूट करेगी। अगर नहीं है तो उसको मैं मॉडिफाई कैसे करूँगी। अगर वो भी नहीं है तो 2 चीज़ें इकट्ठा डाल के तीसरी चीज़ मैं कैसे बनाऊँगी। ये जो या नई जो चीज़ बनेगी वो अपनी जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल उसकी सेंसिटिविटी बगैर तोड़े कैसे बनेगी। या आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपके पास अपना अच्छा खासा संग्रह है वोकैबुलरी का। एक तो चीज़ है, और दूसरी चीज़ वो मैंने पहले भी कही थी कि जब आप कोई म्यूज़िक लेते हो तो आप उसको बहुत बार सुनिए। बहुत बार सुनने से कुछ ना कुछ विजुअल आपके सामने आ जाएगा। वो म्यूजिक ही आपको गाइड करेगा कि मुझे ऐसे तरह से दिखाना, और फिर आपके दिमाग में मूवमेंट आ जाएगी। और तीसरा, आप उसका लय का नोटेशन बना लो। पहले उसको सिर्फ बैठ के उसके साथ जोड़ लो ताकि आप उसके साथ कहीं वो अलग जगह रास्ते आप अलग रास्ते ऐसा ना हो करके नोटेशन उसका बनाओ अच्छे से। और फिर जो भी नाचने वाले हो उनको वो नोटेशन सिर्फ याद नहीं होना चाहिए,
उनको वो म्यूजिक भी याद होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल म्यूजिकली आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। सिर्फ मतलब 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे याद करके वो बात नहीं बनेगी। कोई किसी को कुछ पूछना है? हाथ ऊपर करिए। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो नहीं करें। कौन सा और एक दिखाओगे? मेरे पास ना ये है मेरा का। तो मैं लास्ट एक जो लता दीदी के साथ हमने काम किया था उसका एक डेमो दिखाना चाह रही हूँ। वो उसमें जब मैंने उन लता दीदी का वो एल्बम में वो गाना सुना, चाला वाही देश, वही गाना, वो भजन है, मेरा भाई का भजन है। तो उन्होंने ये बात, वही वही धुन उन्होंने ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ बजवाई थी। और तब दीदी ने ये कहा था कि हर कलाकार की जर्नी वही होती है, वहां पहुंचना होता है, वो देश है, चाला वही देश। देश मतलब वो प्रदेश जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। तो वो मैंने ये सोचा कि मैं भी क्यों नहीं ये करूं, और नरेंद्र ने ये मेरे लिए सिम्फनी बनाई, और इसका एक बड़ा सुंदर संयोग बना कि जब जहाँ दीदी की आवाज़ खत्म, जहाँ वो छोड़ती है, मैं कह रही हूँ, वहीं से सिम्फनी उठती है, और जहाँ सिम्फनी बंद होती है वहीं से फिर से दीदी की आवाज़ उठती है। और ये है तो भजन। आप सोचिए, भजन और सिम्फनी इकट्ठा है, उसका फील वैसे के वैसे रखने की भी कोशिश है, सिर्फ राग की नहीं, उसका फील, उसका जो एक उनका जो उस पे कहना था कि कलाकार की जर्नी वही खत्म होती है और वही शुरू होती है। तो वो क्या है, वो अंतिम सत्य है। तो उसको पकड़ने की म्यूजिक में भी, मैं बार बार कह रही हूँ म्यूजिक में भी, क्योंकि मैं आज आपको ये सब पीसेस म्यूजिक सुनने के लिए ही दिखा रही हूँ। तो उसको सुनिए आप। पंडित हृदयनाथ जी का ओरिजिनल म्यूजिक है और नरेंद्र ने उस पर काम किया है, मगर वो जो है उसमें सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीदी की आवाज़ मेनली, और फिर हम लोगों ने उसमें सारंगी भरी है और सिम्फनी म्यूजिक तैयार किया।
तो आज मैं खत्म कर रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो फील फ्री। किसी को अपना पूछ लीजिए कि आज तक हमने दिखाया है ना, सुबह को देखकर ही सब समझ में आ गया म्यूजिक और डांस का किस तरह से रिलेशन बन जाता है। हेलो मेधा कशी आहेस ग? नाही ऐकू. वाह